नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है, सॉल्यूशंस। पर हम इसे सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं देखेंगे। आज हम एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे। एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी मिलाने जैसा साधारण काम। हमें हमारे खून में ऑक्सीजन के बहाव से लेकर ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेने में होने वाली दिक्कत और स्कूबा डाइवर्स की जान के खतरे तक कैसे ले जा सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये दिखाता है कि सॉल्यूशंस का विज्ञान कितना फैला हुआ है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने क्या घोला, कितना घोला और किस में घोला। एक सिंपल मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में छिपे हुए नियम हमारी दुनिया को चलाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से लेकर बायोलॉजिकल सिस्टम्स तक। तो आज का हमारा मिशन इसी कहानी को परत दर परत खोलना है। हम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे, लेकिन हम सिर्फ व्हाट पर नहीं रुकेंगे। हम व्हाई इट मैटर्स को भी समझेंगे। ये उन सभी के लिए एक मजेदार और गहरा रिवीजन होगा जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, एक सोल्यूशन क्या है। सोर्स के मुताबिक ये दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब उसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह एक जैसी होती हैं, जिसमें ज्यादा मात्रा वाले को सॉल्वेंट कहते हैं और कम मात्रा वाले को सोल्यूट। एग्जैक्टली। और ये सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होते, जैसे हवा जिसमें नाइट्रोजन सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन सोल्यूट, ये गैसियस सॉल्यूशन है। अच्छा। गहनों में इस्तेमाल होने वाला सोना जिसमें तांबा घुला होता है, वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और बेशक पानी में घुला नमक या चीनी, ये सबसे आम लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हमें यह बताना हो कि सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है या वीक है। मेरा मतलब है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। सोर्स में इसे मापने के कई तरीके दिए हैं, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी। ये लिस्ट थोड़ी लंबी है। हाँ, और हर तरीके का अपना एक खास इस्तेमाल है। जैसे मास परसेंटेज, जिसे WW भी लिखते हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। अगर कोई कहता है 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो इसका सीधा मतलब है 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम पानी। बहुत सीधा हिसाब है। और वॉल्यूम परसेंटेज VV का एक बहुत ही आम उदाहरण है गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एंटी फ्रीज। सोर्स बताता है कि 35% VV एथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन पानी को 17.6 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता। सही बात है। और जब सोल्यूट बहुत ही कम हो, जैसे पानी में फ्लोराइड आयंस की मात्रा, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन केमिस्ट्री लैब्स और कैलकुलेशंस में दो यूनिट्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके बीच का फर्क बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे याद है कि मोलैरिटी तापमान के साथ बदलती है और मोलैलिटी नहीं। पर क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल है या इसका कोई बड़ा प्रैक्टिकल असर भी है? नहीं, ये सिर्फ एक एकेडमिक अंतर नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। सोचिए, आप एक दवा कंपनी के लिए एक कफ सिरप बना रहे हैं जिसे पूरे भारत में भेजा जाना है। ठीक है। राजस्थान की 45 डिग्री की गर्मी से लेकर सियाचिन की -20 डिग्री की ठंड तक। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी में मापा, जिसमें वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, तो गर्मी में लिक्विड फैलने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और ठंड में सिकुड़ने से बढ़ जाएगी। ओहो। हर जगह दवाई की स्ट्रेंथ बदल जाएगी, जिससे वो या तो बेअसर हो सकती है या खतरनाक। समझ गया। इसीलिए जब कंसिस्टेंसी और सेफ्टी सबसे जरूरी हो, तो मोलैलिटी ही भरोसेमंद पैमाना है, क्योंकि मास तापमान से नहीं बदलता। वाह, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का चुनाव एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स का अगला बड़ा आइडिया है सॉल्युबिलिटी, और इसमें एक नियम है जो हमेशा सुनने को मिलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? क्या कोई एक्सेप्शंस हैं जहां एक पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत घुल जाता हो? असल दुनिया तो इतनी साफ सुथरी नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक बहुत मजबूत गाइडलाइन है, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में है। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे पानी में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, जो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे नमक Na+Cl- को खींचकर घेर लेते हैं।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे तेल में ऐसा कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए वे आपस में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। जब आप पानी में तेल डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना मजबूती से जुड़े होते हैं कि वे तेल के मॉलिक्यूल्स को अपने बीच जगह ही नहीं देते। तो ये घुलने से ज्यादा एक तरह से बाहर निकाल देने जैसा है। और सॉस में डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात भी है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब आप पानी में चीनी घोलना शुरू करते हैं तो चीनी के पार्टिकल्स पानी में फैलने लगते हैं। ये है डिसोल्यूशन। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सोल्यूशन में चीनी की मात्रा बढ़ती है, कुछ चीनी के पार्टिकल्स आपस में टकराकर वापस सॉलिड बनना भी शुरू कर देते हैं। ये है क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। हाँ, और एक वक्त आता है जब घुलने की रफ्तार और वापस सॉलिड बनने की रफ्तार बराबर हो जाती है। सोल्यूशन में जितनी चीनी घुल रही है उतनी ही वापस क्रिस्टलाइज भी हो रही है। इसी बैलेंस को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और इस पॉइंट पर बने सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ये तो हुई सॉलिड्स की बात, लेकिन लिक्विड्स में गैस खुलने की कहानी बिल्कुल अलग है। सोर्स बताता है कि इस पर प्रेशर और तापमान दोनों का बहुत गहरा असर होता है। बिल्कुल, और यहीं से हेनरीज लॉ सामने आता है। ये लॉ बताता है कि किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सीधे शब्दों में कहें तो? सीधे शब्दों में जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। सोडा की बोतल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसे हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस पानी में घुल जाए। जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, आवाज आती है, प्रेशर रिलीज होता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और घुली हुई CO2 बुलबुलों के रूप में तेजी से बाहर निकलती है। एग्जैक्टली। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है P=KHX, जहां P गैस का पार्शियल प्रेशर है, X सोल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और KH क्या है? KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हर गैस का KH अलग होता है और दिलचस्प बात यह है कि जिस गैस का KH जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो स्कूबा डाइवर्स के लिए जो नाइट्रोजन गैस हम 78% हर सांस में लेते हैं, वो गहराई में जाकर दुश्मन बन जाती है। ये सोचना ही अजीब है। सोर्स बताता है कि गहराई में हाई प्रेशर के कारण नाइट्रोजन खून में घुल जाती है। इसका मतलब प्रॉब्लम ऑक्सीजन या CO2 नहीं, बल्कि नाइट्रोजन है। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट है, वो मेटाबोलाइज नहीं होती। जब डाइवर तेजी से ऊपर आता है तो बाहर का प्रेशर अचानक कम हो जाता है, ठीक सोडा की बोतल खोलने की तरह। खून में घुली नाइट्रोजन तेजी से बाहर निकलकर बुलबुले बनाने लगती है। ये बुलबुले नसों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे बेंड्स नाम की एक बहुत ही दर्दनाक और जानलेवा कंडीशन हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है? हाँ, डाइवर्स के टैंक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा जाता है। हीलियम का KH वैल्यू नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि उसकी खून में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, तो कम घुलती है। तो गहराई में भी बहुत कम हीलियम खून में घुलती है और बेंड्स का खतरा टल जाता है। इसी तर्क से ज्यादा ऊंचाई पर जहां प्रेशर कम होता है, वहां खून में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जानी चाहिए। क्या इसी वजह से एनॉक्सिया होता है? एकदम सही। ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। हेनरीज लॉ के मुताबिक खून में कम ऑक्सीजन घुलती है। इससे दिमाग और शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे कमजोरी, थकान और सोचने में दिक्कत होती है। और तापमान का क्या? हाँ, तापमान का भी इस पर असर होता है। गैसों का घुलना ज्यादातर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी गर्मी निकलती है। ला शैटलियोस प्रिंसिपल के अनुसार अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में मछलियां ज्यादा आराम से रहती हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। अब सोर्स हमें वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ की तरफ ले जाता है। ये क्या है? जब आप किसी बर्तन में कोई वॉलेटाइल लिक्विड जैसे पानी या पेट्रोल रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स सतह से निकलकर गैस फेज में जाते रहते हैं, इवेपोरेट होते हैं। हाँ, और ये गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सतह पर एक प्रेशर डालते हैं, जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। राउल्ट्स लॉ तब काम आता है जब हम दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिलाते हैं। यह लॉ कहता है कि सॉल्यूशन में हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के
प्रोडक्ट के बराबर होता है। P1 equals to P1 डिग्री x1। ठीक है, ये तो दो लिक्विड्स के लिए हुआ, पर सोर्स में एक और दिलचस्प सिचुएशन है। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सल्यूट जैसे चीनी या नमक को पानी में घोलते हैं, तब क्या होता है? सोर्स कहता है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये थोड़ा अजीब है, हम कुछ डाल रहे हैं और प्रेशर कम हो रहा है। यह इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर सतह का खेल है। प्योर पानी में पूरी सतह पर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आसानी से इवेपोरेट हो सकते हैं। लेकिन जब आप चीनी घोलते हैं तो अब सतह पर कुछ जगहों पर चीनी के नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। वे एक तरह से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, इससे पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए सतह से एस्केप करना मुश्किल हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है और नतीजतन वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। यहीं से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट आता है ना? आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउट्स लॉ को मानते हैं। हाँ, और आणविक स्तर पर इसका मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब AB के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट सॉल्वेंट AA और सॉल्वेंट सॉल्वेंट BB के अट्रैक्शन फोर्स के लगभग बराबर है। मतलब मॉलिक्यूल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पड़ोसी कौन है। बिल्कुल। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का मिक्सचर इसका एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा होता है। सोर्स में इथेनॉल और एसीटोन का उदाहरण है। बिल्कुल। प्योर इथेनॉल में मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उन्हें कसकर पकड़े रहती है। जब आप उसमें एसीटोन मिलाते हैं तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स बीच में आकर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। अच्छा, वो बॉन्ड्स को कमजोर कर देते हैं। हाँ, इससे AB इंटरैक्शंस पुराने AA इंटरैक्शन से कमजोर हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना आसान हो जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और नेगेटिव डिविएशन इसका उल्टा है, वेपर प्रेशर उम्मीद से कम होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर में यहाँ AB इंटरैक्शंस पुराने वाले से ज्यादा मजबूत होते हैं। एग्जैक्टली। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन आपस में एक नया मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस नई दोस्ती की वजह से मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता है और वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और सोर्स में एजियोट्रोप्स का भी जिक्र है। हाँ, जब ये डेविएशंस बहुत ज्यादा होते हैं तो एजियोट्रोप्स बनते हैं जिन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिन्हें इन फोर्सेस से या सॉल्यूट के केमिकल नेचर से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की गिनती कितनी है। और इन्हें ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव का मतलब ही है एक साथ बंधा हुआ। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती हैं, उनकी आइडेंटिटी पर नहीं। सोर्स में 4 मुख्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो तापमान है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, हमने अभी देखा कि सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब उस कम हुए प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें सॉल्यूशन को और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए डेल्टा TB = KBM। तीसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। हम सबने देखा है कि कैसे सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़का जाता है। बिल्कुल, और इसका एक उल्टा असर भी है जो घर पर दिखता है। अगर आपने कभी घर पर आइसक्रीम बनाने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि बर्फ और नमक का मिक्सचर प्योर बर्फ से कहीं ज्यादा ठंडा होता है। हाँ, बिल्कुल। यही सिद्धांत यहाँ भी काम कर रहा है। नमक बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे ले जाता है, जिससे वो कम तापमान पर भी पिघलने लगती है। और चौथी और शायद सबसे दिलचस्प है ऑस्मोटिक प्रेशर। सोर्स बताता है कि ऑस्मोसिस का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहना। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह से क्लब के बाउंसर की तरह है। वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी पानी जैसे ऑथराइज्ड गेस्ट्स को ही अंदर बाहर जाने देती है और सॉल्यूट पार्टिकल्स को रोक देती है। हाँ, चीनी या नमक को रोक देती है।
और नेचर को बैलेंस पसंद है, इसलिए पानी हमेशा उस तरफ भागता है जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन को बराबर कर सके। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो इस फ्लो को रोकने के लिए लगाया जाता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि इतने सारे फॉर्मूलाज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबीएम, पीआरओसीआरटी पढ़ने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि वो सब गलत हो सकते हैं। सोर्स में एक एबनॉर्मल मोलर मास का जिक्र है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। अभी तक हम मान रहे थे कि अगर हम 1 मोल सॉल्यूट डालते हैं तो सोल्यूशन में 1 मोल पार्टिकल्स ही रहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आप नमक KCl को पानी में डालते हैं तो वो K+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। आपने डाला 1 मोल, पर सोल्यूशन में बन गए 2 मोल पार्टिकल्स। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो गिनती पे निर्भर करती हैं। तो वो डबल हो जाएंगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, एसोसिएशन। हाँ, जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलते हैं तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं। मतलब 2 से 1 हो गए। हाँ, आपने डाले 2 मोल पार्टिकल्स, पर सोल्यूशन में वो जुड़कर 1 मोल पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी उम्मीद से आधी रह जाएगी। तो वैन 't हॉफ ने इसे कैसे सुलझाया? क्या उन्होंने बस एक नया वेरिएबल आई जोड़ दिया? उन्होंने एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन दिया, वैन 't हॉफ फैक्टर I। यह फैक्टर बस एक रेशियो है जो हमें बताता है कि असल में हुआ क्या। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, I is equal to observed colligative property upon calculated colligative property। अच्छा, या और भी आसान भाषा में I is equal to एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स के कुल मोल्स को जब हम डिवाइड करते हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले पार्टिकल्स के कुल मोल्स से। इसका मतलब KCl के डिसोसिएशन के लिए I का मान 2 के करीब होगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल आयन बने। और एसिटिक एसिड के एसोसिएशन के लिए I का मान 0.5 होगा, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल डाइमर बना। एकदम सही। और इस I फैक्टर को जानने के बाद हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सभी इक्वेशंस को ठीक कर सकते हैं। बस हर फॉर्मूला को I से गुणा कर दो। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का नया सही फॉर्मूला होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, और ऑस्मोटिक प्रेशर का नया फॉर्मूला होगा पाई इज इक्वल टू ICRT। ये हमें सल्यूट के असल व्यवहार की ज्यादा सटीक तस्वीर देता है। तो आज हमने सॉल्यूशंस की दुनिया में एक लंबा सफर तय किया। 1 चम्मच चीनी से शुरू हुई कहानी हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हेनरीज लॉ के लाइफ और डेथ एप्लीकेशंस और वैन 't हॉफ फैक्टर के एलिगेंट सॉल्यूशन तक ले आई। आज की चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि एक सॉल्यूशन सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्वभाव, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनके पार्टिकल्स की संख्या के बीच का एक जटिल संतुलन है। इसे समझना हमें बताता है कि आणविक स्तर पर चीजें कैसे काम करती हैं, और ये ज्ञान दवाइयों से लेकर उद्योगों तक हर जगह लागू होता है। और अब सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में समुद्र के पानी को साफ करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का जिक्र है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता है। आज दुनिया में पानी का संकट बढ़ रहा है। क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स और ऑस्मोटिक प्रेशर की आणविक स्तर पर गहरी समझ हमें भविष्य में पानी साफ करने की और भी कुशल और सस्ती तकनीकें दे सकती है? इस क्षेत्र में किस तरह के नए मटेरियल्स जैसे ग्राफीन या कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो पानी को तो जाने दें पर नमक के छोटे छोटे आयन को भी रोक लें, एक क्रांति ला सकते हैं? इसके बारे में सोचिएगा।